वेलकम बैक। तुर्की में जलजले से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तुर्क मीडिया TRT के नुमाइंदे अली मुस्तफ़ा। जी अली मुस्तफ़ा, बताइए जलजले से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है? जो सीरियन बॉर्डर से ऊपर चल रही है दियारबकर तक, यहाँ पे तबाही आई हुई है बेसिकली, और तकरीबन 1000 एटलीस्ट लोग तो अपना आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर शहीद हो चुके होंगे। और ये सिर्फ एक शहर तक वो लिमिटेड नहीं है, ये तकरीबन 10 शहरों के अंदर इसने इफेक्ट किया है। इनफैक्ट गाजियानतेप के अंदर जो गाजियानतेप फोर्ट है, जो बड़े 100 साल से खड़ी हुई है, वहां पे वो टूट चुकी है, उसके पार्ट्स टूट चुके हैं। इस्कंदरून एक एरिया है, वहां पे बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन है। अंताकिया के अंदर बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन है। उधर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने जल्जले से नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि जल्जला हमारे मुल्क को कई हिस्सों में महसूस किया गया है। तमाम मुतासरा शहरियों से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मुतासरा इलाकों में फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर इस आफत से जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ निकल जाएंगे। तुर्किया का हमसाया शाम भी 7.8 जलजले से लरज उठा, जहां अब तक 237 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। 630 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। शाम में दारुल हुकूमत दमिश्क समेत 4 शहर शदीद मुतासिर हुए। अलिप्पा और अल्ताकिया सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शहर हैं। शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी के बायस इमदादी सरगर्मियों में रुकावटों का सामना है। जलजला लेबनान, यूनान और करीबी मुल्कों में भी महसूस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में जल्जले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत और इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में हम तुर्किया हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात को ख़तरे की घंटी करार देते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल की बजाय 9 फरवरी को होगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल मुज़ाकरात का आज एक और दौर होगा। ज़राए के मुताबिक मुआशी डेटा पर हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान इत्तफाक ना हो सका। टेक्निकल मुज़ाकरात में ताख़ीर की वजह से पॉलिसी मुज़ाकरात में भी ताख़ीर हुई। पॉलिसी मुज़ाकरात 6 की बजाय अब 7 फरवरी को शुरू होने का इम्कान है। बजट खसारा और टैक्स डेटा पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफ बढ़ गए। पाकिस्तान वफ्द अपने नुक्ता नज़र पर IMF को मुतमईन ना कर सका। IMF का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की टैक्स आमदन 840 अरब रुपये कम रहने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान के मुताबिक इस साल टैक्स आमदन का हदफ 450 अरब रुपये कम होने का खदशा है। आज पाकिस्तान को मुआशी अदादो शुमार पर IMF को मुतमईन करना होगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। डॉलर 3 रुपये 8 पैसे सस्ता होकर 273 रुपये 50 पर ट्रेडिंग हो रही है। बैंक्स की जानिब से दरामद कुननगांद को डॉलर 275 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने उसामा सत्ती कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 मुल्जिमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती कत्ल केस का फैसला सुनाया। अदालत ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई। मुल्जिमान सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया है। अदालत ने 31 जनवरी को ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। 22 साल के उसामा सत्ती को जनवरी 2021 में श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे कत्ल कर दिया गया था। ज़िमनी हो या आम इंतखाबात, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। हमने भी तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज का कहना है, हमने 200 से ज़ायद पेशियां भुगती, लेकिन एक इंसान जिसने जराइम किए हैं वो ख़त लिख देता है कि मैं अदालत नहीं आ सकता। जो जुर्म किए हैं इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं जाएगा।
मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना है, हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम था। पीटीआई रहनुमा अली जैदी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। उन्नत साहब आपका, फिरदौस भाई आपका, शेर मोहम्मद रिन साहब आपका कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत करके, और गुल मोहम्मद रिन साहब आपका कि आपकी आज 2 CM और 1 सीनियर एडवाइज़र एक्स मिनिस्टर और एक वो शख्स एक्स ऑपोजिशन लीडर, इंशाल्लाह आगे फिरदौस भाई बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और शेर मोहम्मद रिन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने असल में तो हरा दिया था, लेकिन बेईमानी करने के बाद भी 55,000 वोट इनके नवाब शाह से लिखे हुए हैं जरदारी के सामने। ये जी मेगा करप्शन एक और स्कैंडल है। स्कैंडल क्या है कि एक साहब हैं जिनका नाम है ज़मीर अब्बासी साहब। ज़मीर अब्बासी साहब को रिसेंटली काफ़ी बेइज्जत करके CM ऑफिस बुला के काफ़ी बेइज्जती करके उनको डिसमिस किया गया। उनको क्यों डिसमिस किया गया? ज़मीर अब्बासी साहब ने एक स्कैंडल डिस्कवर किया, बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल डिस्कवर किया, अनअर्थ किया, और सवाल पूछे। वो क्या था? वो ये गोस्ट एम्प्लॉइज का था। सिर्फ 38 डिपार्टमेंट हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, सिंध लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में उन्होंने 5,500 इलीगल एम्प्लॉइज उन्होंने डिस्कवर किए, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स पेयर के पैसे जो है उन पर तनख्वाहें ले रहे थे। कोई इश्तिहार के बगैर उनको रखा गया, और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई भी कि जी वो फेक डॉक्यूमेंट्स में और जाली डिग्रियों में, जैसे शुजावल में 61 थे, ये हैदराबाद में 24 थे, 22 निकल गए, एक और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कमेटी में 80 निकल गए, ठट्टा में 133 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, ऐसे हर जगह करते करते कोई 5,500 इलीगल एम्प्लॉयज़ उन्होंने पकड़े। और ये उन्होंने जब एक्सपोज करना शुरू किया और सवाल पूछना शुरू किया, उनको बुला के काफ़ी बेइज्जत किया गया मुराद अली शाह साहब ने, और उनको फारिग कर दिया गया। 38 डिपार्टमेंट हैं, ये एक की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। सिंध बैंक में अकाउंट खुलते चले गए, तनख्वाहें उनकी जाती चली गई, कोई नायब गायब, एंटी करप्शन का पता नहीं। किसी ने जाके पिटीशन फाइल नहीं की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया, और बाकी इदारों ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखी। और अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के, वो भी शायद वो इतनी सारी चीज़ें और थी वो उसमें रह गई। तो मैंने कहा मैं दोबारा उठाऊं, क्योंकि इस सूबे में जो गोस्ट एम्प्लॉयज़ का इशू है वो इसको लेके डूब रहा है। और हमारे जो MPs हैं, ख़ास तौर पे ये फिरदौस भाई और अरसलान और बाकी जो इसको क्लोजली देख रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि बजट का जो डेवलपमेंट बजट है, उसमें जाता बजट में असल में डेवलपमेंट में कितना है और तनख्वाहों में कितना है। 93% तनख्वाहों में जाता है, सिर्फ 7% की डेवलपमेंट होती है, और अरबों रुपए का ये बजट है। अब ये बताऊं आपको रखे क्यों जाते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। ये रखे इसलिए जाते हैं गोस्ट एम्प्लॉयज, सरकार के इदारों में टीचर्स बना दो, लोकल गवर्नमेंट में डाल दो, ये वो सारे, ये आपके आरओज, ये प्रिसाइडिंग अफसर बनते हैं इलेक्शन के दिनों में। जैसे कि आपने अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में देखा जो कराची में हुआ है, कि वो जमात जिसका कोई दारुल खिलाफा है सिंध का कराची, मगर उसका कोई वजूद यहाँ है नहीं, लेकिन वो जमात कहती कि हम सबसे ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीत गए, और शुक्रिया कराची करके सईद गनी कासकेली की फ़ोटो लगा रहे हैं। हाँ?
ये रिगिंग के तरीके हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, और मैंने अपने वकील से बात की है और उनसे मैंने कहा है कि ख़त ड्राफ्ट करें और देखें कि अगर सीपी भी ड्राफ्ट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं ख़त ज़रूर लिख रहा हूँ और मैं आपको मीडिया में रिलीज़ कर दूँगा 1-2 दिन में उसकी कॉपी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इन गोस्ट एम्प्लॉयज़ पे सुओ मोटो नोटिस लेंगे, जो कि सिंध का वैसे ही टैक्स कोई नहीं इकट्ठा होता, कराची से ही होता है, पूरा सिंध वो चला रहा है, और उसके बाद ये गोस्ट एम्प्लॉय भर भर के जो उन्होंने तबाही की है, कोई इसका कोई सवाल जवाब होगा? कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी मैंने तौहीन जरदारी या तौहीन बिलावल कर दी है और इस पर मेरी एफआईआर कटेगी, क्योंकि वो भी अब मुकद्दस गाय हैं शायद पाकिस्तान में, सेक्रेड काव आसिफ जरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल और डाकू है। सबसे बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान का अगर कोई है पॉलिटिकल सिनेरियो में, सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है आसिफ अली जरदारी। जो तबाही उसने की है इस सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, और करते चला जा रहा है, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई तो सवाल उठा ले तो वो तौहीन है आसिफ जरदारी में भी आजकल अरेस्ट हो रहा है। दूसरी जो बात करनी थी मैंने वो एपीसी पे करनी थी। ये जो तमाशा एपीसी का है इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी एपीसी जी आप क्यों नहीं। भाई ये सारी जमातें, सारी की सारी जमातें जो एपीसी में बैठी हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के और शेख रशीद साहब की जमात के, वो सारी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। तो अगर पार्लियामेंट में बैठी हैं तो एपीसी में ऐसा क्या आपने फैसला डिस्कस करना है जो पार्लियामेंट में नहीं कर सकते? जरा ये समझा दें कि आप पार्लियामेंट से क्या छुपा रहे हैं जो आपने एपीसी में करना है। आप पार्लियामेंट में डिस्कस करें। पार्लियामेंट में आपने डिस्कस नहीं करना, आप कहते जी एपीसी बुलाओ। अच्छा, पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करना, एपीसी क्यों बुला रहे हैं? कि शायद तहरीक इंसाफ अटेंड कर लें। जरा मुझे बताएं, इसका फिर एक मतलब तो क्लियर हो गया ना सही, कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता, तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता, और अगर किया जाएगा तो अवाम नहीं मानेगी। आपको अब समझ आ गया ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये वाइप आउट हो जाएंगे। और ये जो इलेक्शन अभी भाग रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो डेट नहीं दे रहे, ये भी एक अजीब तमाशा है। रीजन क्या दे रहे हैं जी? कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, खतरा है। यहां रात को 11 बजे तक, 14 तारीख को रात को 11 बजे तक टीवी के ऊपर मीडिया पे खबरें चल रही थी कि जी पता नहीं अगले दिन कोई धमाके होने लगे हैं, कोई तालिबान आ गए हैं, क्या हो गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों को खौफ और आशा करके डराया जा रहा था कि आप इलेक्शन देने वोट में ना निकलें। 4 दफ़ा डिले करने के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई डाली ठप्पा लगा के, और जो भी करके वो सारी दुनिया ने देख ली है। कल इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में हमारी हियरिंग है, मैं जा रहा हूँ वहाँ इंशाल्लाह पेश होंगे। हमारे सारे वकला पहुँच गए, हमारे कैंडिडेट्स और उनके वकला भी पहुँच गए। जो 40-50 यूनियन काउंसिल जिसके ऊपर क्लियर कट एविडेंस हमारे पास है, उस पर हम कल सारे एविडेंस ये इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और उधर डिस्कशन होगी। तो खान साहब के बगैर जब कोई फैसला नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे। गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि थ्रेट की वजह से, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में सूबाई असेंबली का इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन वो 70 जो सीटें जो उसमें खाली हुई हैं नेशनल असेंबली की, जिस हर सीट के नीचे 2 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, चले 9 निकाल दें कराची वाली तो फिर भी 55-60 तो बच गई, उनमें इलेक्शन हम करवा लेंगे, उसकी डेट भी आ गई है। तो क्या नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे खतरा नहीं है और सिर्फ सूबाई असेंबली के इलेक्शन पे खतरा है? आप इस कौम को बेवकूफ़ समझते हो, आप इंसल्ट करते हो इंटेलिजेंस पाकिस्तानियों की कंसिस्टेंटली, आप आइन की टोटल खिलाफ वर्जी करते हो, रोज हर रोज बैठ के तमाशा लगाते हो। कोई आपने सिर्फ लूप होल ढूंढ ढूंढ के आपने हुकूमत चलाई और पूरे मुल्क की तबाही इकोनॉमी पे मेरा आखिरी पॉइंट है की है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि
ये जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इकोनॉमी पे आने से, क्योंकि मैं फिर वो एक नेशनल है, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एलाइड फोर्सेस थी, जब नाज़ी जर्मनी, हिटलर की फोर्सेस हार गई, तो एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के ऊपर जब टेक ओवर किया तो उन्होंने एक डी नाज़िफिकेशन कैंपेन की थी। जो डी यानी कि लोगों के दिमाग में से और सिस्टम के अंदर से जो नाज़ी। फैसल जावेद खान की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास, वज़ीर इत्तलात कमेटी में नहीं आती हैं, इस पर एहतजाज करते हैं। फ़ारूक एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक, मज़ीद क्या कहा गया फैसल जावेद खान की जानिब से? जी बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास जो है वो सेनेटर फैसल जावेद की सदारत में हुआ है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की कमेटी में अदम शिरकत पर सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया। उनका ये कहना था कि जब भी इजलास बुलाएं तो वजीर जो है वो कमेटी इजलास में मौजूद नहीं होती। सेनेटर फैसल जावेद का ये कहना था कि वजीर इत्तलात की तवज्जो जो है वो आलमी दौरों पर है और कमेटी इजलास के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं है। फैसल जावेद ने यह कहा कि वजारत इत्तलात के लिए हुकूमत के पास एक और वजीर होना चाहिए जो कि सेनेट की जो कमेटीज़ हैं या कौमी असम्बली की जो कमेटीज़ हैं उनमें नुमाइंदगी करे हुकूमत की। उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों बशमूल अमाद यूसुफ और इमरान रियाज और दीगर जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ जो हैं वो संगीन मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन कमेटी में जवाब देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। सेनेटर फैसल जावेद का ये कहना था कि अमाद यूसुफ का क्या कसूर है कि उन पर संगीन दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आज़ादी सहाफ़त पर कतगन जो है वो लगाई जा रही है। और इसके अलावा जो है सेनेटर फैसल जावेद का ये भी कहना था कि सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जानिब से भी कमेटी इजलास को ब्रीफिंग में ये बताया गया कि सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन हुकूमती यकीन दहानी के बाद उस कॉल को अभी मौखर किया गया है। जी शुक्रिया आपका फ़ारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ मॉस्को और लसबेला में दर्ज FIRs मुअत्तल कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, बयान पोली क्लिनिक में दिया तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे दर्ज हो सकती हैं? शेख रशीद के वकील ने कहा, शेख रशीद को नामालूम जगह पर घंटों कुर्सी से बांध कर रखा। इस दौरान सियासी सवालात किए और तशद्दुद भी किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और MDPTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। सोचें, खातून सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बटबीर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती तो क्या होता। अदालत ने बार कौंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं।